आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास था क्योंकि आज के दिन मेरी शादी का दिन था। शादी के लाल रंग के लहंगे में मैं बहुत ही सुंदर लग रही थी। सभी ने दिल खोलकर मेरी तारीफ़ की थी। मैं अपनी शादी के ड्रेस में बैठी अपने जीवन साथी का इंतज़ार कर रही थी। मेरे दिल में हज़ारों सपने थे। हर लड़की की तरह मैं भी एक रोमांटिक, खूबसूरत और शादीशुदा ज़िंदगी का सपना देखा था। लेकिन मेरा यह सपना उस वक्त टूट गया जब मेरी शादी मेरा जीजा के साथ तय हो गई थी। मेरी दीदी सुनीता की मौत के बाद जब उसकी सास ने मेरी माँ से मेरे लिए रिश्ते के बारे में पूछा, तो मेरी माँ मुझसे पूछने बिना ही मान गई। और जब मुझे इस बारे में पता चला, तो मैं उस पर बहुत गुस्सा हुई और काफ़ी दिनों तक अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया। एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला नहीं करना चाहते। विकास एक अच्छा, सुंदर और पढ़ा लिखा आदमी है और उसकी सबसे मुख्य बात वह लालची नहीं है और अच्छी कमाई करता है। क्या तुम सिर्फ इसलिए शादी से इनकार कर दोगी क्योंकि उसकी शादी तुम्हारी बहन से ही हुई थी? 2 साल हो गए हैं। कभी कभी वक्त के साथ साथ रिश्ते बदल जाते हैं मेरी प्यारी बेटी। फिर भी अगर तुम मना करना चाहती हो तो मैं आज विकास की माँ को फ़ोन करके मना कर दूँगी। तुम रात को अपने फैसले सुना देना। मम्मी इतना कहकर चली गई और मैं सोच में पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने कमरे में आई तो मेरा मोबाइल फ़ोन बज रहा था। मैंने मोबाइल फ़ोन उठाया तो उस पर नेहा लिखा था। मैं दिल में खुश हुई कि चलो मैं अपनी परेशानी अपनी दोस्त को बता दूंगी और उसी से कुछ अच्छी उपाय मांग लूँगी। लेकिन कॉल करने के बाद मेरे होश खो बैठे थे। नेहा ने अपने बारे में बताया कि उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया है और उसके कीमती गहने भी ले लिए हैं। अब उसके परिवार वाले बहुत चिंतित थे। इन सब बातों को सुनने के बाद मैं अपनी चिंता भूल गई। उल्टा मैं नेहा को ही सलाह देने लगी, जिसके अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी और अब इतने कम समय में इतना भयानक परिणाम देखने को मिला। उसकी पूरी कहानी सुनाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया बहुत मतलबी है और बड़े के फैसले के आगे सर झुकाना ही बुद्धिमानी है। मुझे लगने लगा कि मेरी माँ का फैसला सही था और फिर तभी मैं माँ के पास गई और उन्हें बताया, माँ, मैं विकास से शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ, जो इस वक्त रसोई में खाना बना रही थी, मेरे मुंह से ये सब सुनकर वह हैरान भी हुई, लेकिन मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरे माथे को चूमकर मुझे ढेर सारी दुआएं दी। माँ को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई। मैं शादी के बाद सुनीता दीदी हमेशा खुश और अच्छे कपड़े पहने देखा था, जिसकी वजह से मेरे दिल में कोई डर नहीं था। शादी के बाद पहली बार मैं दुल्हन बनके उनके कमरे में दाखिल हुई और जैसे ही दीवार पे अपनी बहन की तस्वीर देखी, तो मैं उनके पास जाकर बोली, मेरी प्यारी बहन, तुम बहुत याद आती हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप इस दुनिया में अपनी सारी खुशियाँ मेरे पालने में उड़ेल के गई थी। इतना कहकर सजे हुए बेड पे जाकर बैठ गई। अब मैं विकास का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद विकास अंदर आए और दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही वह आए थे वैसे ही वापस भी चले गए। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर मैं आश्चर्य से अपने चेहरे से घूंघट उठाया और यह देखकर हैरान हो गई कि मेरे सामने मेरी दीदी की तस्वीर अपनी जगह से गायब थी। मैं कुछ देर बैठी रही। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं यह समझूं कि विकास 1 साल बाद भी अपनी पत्नी की मौत के दर्द को भूल नहीं पाया है। उन्हें उस वक्त मेरे पास होना चाहिए था। कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से उठकर और कमरे से बाहर आई और उस कमरे में गई जिसमें विकास गए थे, लेकिन वह बंद था।
मुझे आश्चर्य हुआ। मैं अपने भारी कपड़े से परेशान हो गई थी। सुबह से शाम तक आराम ना मिलने के कारण मुझे नींद आने लगी थी, तो मैं अपने भारी कपड़े को लेके अपने कमरे में लौट आई और कपड़े बदलकर सो गई। अगली सुबह उठी तो विकास बिस्तर के किनारे बैठे थे और मेरी सास से नाश्ते के लिए कह रहे थे। मुझे उठना देखकर विकास बोले, नए जीवन की नई सुबह मुबारक हो। विकास ने इतने प्यार से कहा कि मैं पिछली रात के खराब मूड को भूलकर मुस्कुरा दी। इस समय मेरी नज़र सामने की दीवार पे लगी दीदी की तस्वीर पे पड़ी। दीदी की तस्वीर दोबारा अपनी जगह पर आ गई थी। फोटो देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वह हमें देखकर मुस्कुरा रही हूँ। मेरी भी होठों पर मुस्कान फैल गई। हमारे लिए नाश्ता आ चुका था, तो मैं फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होने के बाद विकास और मैं अपने कमरे में बेहद खुशखबरी माहौल में नाश्ता किए। नाश्ता के बाद विकास अपने दोस्त के साथ बाहर चले गए, जबकि मैं तैयार होने लगी। पूरा दिन मेहमानों से मिलने जुलने की बातचीत में चला गया। जब रात हुई और मैं विकास का इंतज़ार करने लगी कि हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, पर मैं बहुत निराश हो गई, क्योंकि कल रात की तरह विकास कमरे में आया तो पर दीदी की फ़ोटो ली और दूसरे कमरे में चला गया, जिसकी वजह से मुझे दीदी की किस्मत से जलन भी हो रही थी, जिसे इतना प्यार करने वाला पति मिला था कि उन्हें भूलना ही नहीं पा रहा था। जब मैं कमरे से निकली और विकास के पास जाने लगी, तो उसने पहले से ही कमरा बंद करके रखा था। मैं वहीं खड़ी हो गई और मुझे अंदर से विकास की कुछ कहने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी मेरी सास आई हुई दिखाई दी। उसने मुझे देखा तो पूछा, क्या हुआ बहू? मैं इन्हें क्या बताती कि अपने पति के पीछे भाग रही हूँ। मेरी शक्ल देखकर मेरी सास खुद ही समझ गई और बोली, कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं वापस कमरे में आ गई और बिस्तर पे लेट गई। हम दो बहनें थीं। सुनीता दीदी मुझसे 2 साल बड़ी थीं। हमारे माता पिता ने हमें बहुत प्यार से पाला था। दीदी की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके लिए मेरी माँ की सहेली के बेटे विकास का रिश्ता दीदी के लिए आया। माँ बहुत खुश हुई और उनकी खुशी देखकर मेरी दीदी पापा से भी विकास को बहुत पसंद किया और विकास खुद सुनीता दीदी को एक समारोह में देखकर उसे पसंद करता था और दीदी भी राजी थी। मैंने उनकी शादी को खूब एंजॉय किया था। शादी के बाद मैं अक्सर अपनी दीदी को अजीब सी उलझन में उलझा हुआ देखा करती थी, खासकर जब मैं उनके घर आने जानती थी तो वह रात में कई घंटे अकेली बैठी रहती थी। जब भी मैंने उनसे कारण जानना चाहा तो वह हंसती और मुझे डांटते हुए कहती, बस यूं ही कमरे में दिल घबरा रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गई थी। यह बात एक बार मैंने अपनी माँ से भी बोली तो माँ ने कहा शायद उसे हमारी याद आती होगी। लेकिन एक बार रात को जब विकास दीदी को छोड़ने आए तो मुझे उनका तौर तरीका बहुत अजीब लगा था, मानो वह नशे में हो या फिर नींद के प्रभाव में। विकास दीदी को हमारे घर छोड़ने के बाद चले गए थे। मैं दीदी से इस बारे में कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन जब मैं उनसे पूछने उनके कमरे में आई तो वह आंखें बंद कर सो रही थी, आराम कर रही थी। मैंने उन्हें जगाना उचित नहीं समझा और वापस अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह मैंने दीदी से पूछा तो बोली कि हमारी थोड़ी सी लड़ाई हुई है, इसलिए वह अंदर नहीं आए। फिर 2 दिन बाद विकास बहुत ही उत्सुकता से दीदी को लेने आए और उनसे माफ़ी भी मांगी। दीदी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ महीने के बाद वह हम सबको रोता हुआ छोड़ के चली गई। उनकी मौत की खबर हम सब पर बिजली बनकर गिरी।
सास ने कहा था कि सुनीता को अचानक सीने में दर्द हुआ, जो शायद दिल का दौरा था। कुछ समय बीतने के बाद हम भी जीवन में आगे बढ़ गए। फिर एक दिन मेरी दीदी की सास आई और मेरे मम्मी पापा से मेरा हाथ मांगा। मम्मी पापा इस शादी से इनकार नहीं कर पाए और राजी हो गए, क्योंकि शादी से के बाद दीदी बहुत अच्छे से रहती थी, काफ़ी अच्छा खासा खाती पीती थी। विकास दिन में तो ठीक रहते, लेकिन रात में दूसरे कमरे में दीदी की फ़ोटो ले जाते और उससे बातें करते थे। मैं उनका दुख बांटना चाहती थी, लेकिन मुझे यह मौका कभी अभी तक नहीं मिला था। मैं सोचते हुए सो गई। फिर मैं बहुत ही अजीब सा सपना देखा, जिसमें मैंने दीदी को देखा। मेरी दीदी को छूने की कोशिश कर रही थी मैं, लेकिन उन्हें छू नहीं पा रही थी। तभी दीदी रो पड़ी थी। तू मुझे कभी छू सकती है जब तू मुझे इंसाफ दिलाएगी। मैं दीदी से कुछ और पूछ रही थी कि तभी मेरी आंखें खुल गई। मेरी दिमाग में सिर्फ दीदी के बातें गुज रही थी। जैसे तैसे करके मैं रात को सोई, लेकिन विकास उस वक्त तक कमरे में नहीं आए और सुबह देखा तो विकास बगल में ही सोए हुए थे। जब वह बाहर चले गए, तभी मैं बाहर वाले कमरे में आ गई। मैं देखना चाहती थी कि वहाँ क्या था। कमरे में अंदर आई तो देखा इस कमरे में एक सोफ़ा सेट और एक अलमारी के अलावा कुछ और नहीं था। मैं अलमारी खोली तो देखा कि दवा रखा हुआ है। मैंने उसे देखा तो वह शायद दीदी की दवाई थी, क्योंकि मैंने अक्सर उनके बैग में देखा था। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस दवा का नाम पढ़कर मैं दंग रह गई। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शायद मुझे कुछ गलतफहमी हो गई है, इसलिए मैंने वहीं रख दिए। अलमारी बंद ही कर रही थी कि एक छोटा सा शॉपिंग बैग मेरे पैरों में आकर गिरा। मैंने देखा कि वह नस्ली दवाओं से भरा हुआ था। मैं बहुत हैरान हुई। मैंने वापस से उठाया और चुपके से अपने कमरे में ले आई। शाम हुई तो विकास बेचैन होकर घूमने लगे, जैसे कि कोई कीमती सामान खो गया हो। मुझे उनकी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि अगर वह ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे तो एक अच्छी पत्नी होने के नाते मुझे उन्हें रोकना चाहिए। कुछ सोचकर मैं कमरे से बाहर आई। मुझे पता था कि विकास की पसंदीदा सब्जी कढ़ाई पनीर है, इसलिए मैंने उसे बनाने के लिए किचन में गई, क्योंकि मैंने सुना था कि आदमी के दिल का रिश्ता उनके पेट से होके जाता है। दीदी भी विकास को खुश करने के लिए उनकी पसंदीदा डिश बनाया करती थी। यह दीदी ने ही मुझे बताया था। खाना बनाने के बाद मैं और नौकरानी सबको खाना परोसी। विकास को खाना बेहद ही पसंद आया था। उन्होंने डटकर खाया और मेरी तारीफ भी की। वह मेरी तरफ से प्यार से देखते हुए बोले, क्या तुम्हें मुझसे कुछ गिफ्ट लेना चाहती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सास के सामने इनका जवाब कैसे दूं, सो मैं चुप ही रही। एक बार फिर विकास ने अजीब अंदाज से मुझे किसी काम से किचन में भेज दिया। मैंने रसोई खिड़की से देखा कि वह अपने बेटे को धीमी आवाज़ में कुछ कह रही थी। मुझे विकास का व्यवहार बहुत अजीब लगा। एक दिन मैंने अपनी सास से बात की, आपका बेटा नशा करता है, तो फिर आपने उस जैसे इंसान के लिए मेरी जीवन क्यों खराब किया? वह कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी बहन की मौत के बाद अपना दुख भुलाने के लिए यह सब किया है। मैं उसे समझाऊंगी। और कमरे में आकर लेट गई। मैं रात को फिर से सोने के लिए अपनी आंखें बंद की तो फिर से दीदी का रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया। वह मुझसे न्याय मांग रही थी। अपने सपने में दीदी को इस तरह तड़पता देखकर मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे कि दीदी की मौत एक्सीडेंट थी या कुछ और। सास ने बताया था कि दीदी को दौरा पड़ रहा था। अस्पताल ले गई, उसके बाद दीदी की मौत हो गई।
मैं अस्पताल की उस रिपोर्ट को खोजने के लिए अपने कमरे की तलाशी ली, जिसमें दीदी की मौत का कारण दौरा बताया गया था, लेकिन कमरे में ऐसा कोई कागज़ नहीं मिला। मैं दूसरे रूम की सफाई के बहाने भी उस रूम में छानबीन की, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। वह सिर्फ सास का कमरा बचा था और मुझे उम्मीद थी कि शायद यहाँ कुछ मिल जाएगा, और ऐसा ही हुआ। सास के कमरे में अस्पताल की एक रिपोर्ट मिली, जिसमें दीदी की मौत का कारण हार्ट अटैक लिखा हुआ था, जिसके बाद मेरे मन को संतोष हुआ और थोड़ी शर्म भी आई कि मैं अपने ही घर वालों पर शक कर रही थी। विकास के ऐसे ही घूप छाँव वाले व्यवहार में ही दिन बीत गए। एक दिन मैं विकास का उस कमरे में पीछा किया तो देखा कि वह एक फ़ोटो से बातें कर रहे थे। वह फ़ोटो मेरी दीदी की थी। कुछ कह रहे थे कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे विकास की बातें कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरे सास की आते हुए आवाज़ सुनी और मैं जल्दी से अपने कमरे में वापस आ गई। अगली सुबह मेरी सास बोली, बेटा आरती, मेरे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया है। अपने फ़ोन से डॉक्टर का नंबर लगा दो। सुबह से सर में दर्द हो रहा है। अपनी सास की बताई हुई नंबर को मैंने अपने फ़ोन में डायल किया और अपनी सास की तरफ फ़ोन बढ़ा दिया। गलती से मेरी उंगली रिकॉर्डिंग बटन पे लग गई और रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। मेरी सास को बात करते हुए अपने कमरे में चली गई थी। काफ़ी देर के बाद मम्मी जी फ़ोन लेकर आईं और मुझे फ़ोन देकर चली गईं। फ़ोन को चार्ज पर लगा दी और अपने कामों में लग गई। शाम को विकास ऑफिस से घर आए तो उनके हाथ में पिज़्ज़ा का डब्बा था। विकास कमरे में आए और बोले, आरती, तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है ना? मैंने खुश होते हुए कहा, हाँ विकास, मुझे बहुत पसंद है। विकास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, जिसे मैं समझ ना सकी। विकास मेरी तरफ पिज़्ज़ा बढ़ाए। तभी मेरी सास ने विकास को बुला लिया तो मुझे पिज़्ज़ा देकर बाहर चले गए। मैंने सोचा क्यों ना अपना पसंदीदा सीरियल सुनते पिज़्ज़ा खाऊं, क्योंकि जो एपिसोड मिस हो जाते थे मैं रिकॉर्ड करके रख लिया करती थी। सबसे ऊपर वाली रिकॉर्डिंग पर ही हाथ लग गई, जो मेरी सास ने डॉक्टर से बात की थी। मेरे दिमाग में ख्याल आया, मेरी सास के सर में दर्द हो रहा था और दवा पूछने में आधा घंटा थोड़ी न लग जाता है। मैंने वह रिकॉर्डिंग खोली और उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद मेरे शरीर में जान ही नहीं रही। ऐसे लग रहा था जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी। सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी। मेरी सास डॉक्टर से कह रही थी कि डॉक्टर साहब, आपकी दी हुई दवाई से मेरे बेटे को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपने तो कहा था कि उसकी दूसरी शादी करवा दो, वह ठीक हो जाएगा, लेकिन वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। अपनी पहली पत्नी को मारने के बाद वह अब अपनी दूसरी पत्नी को मारने की प्लानिंग कर रहा है। मैं आपको अब तक ना जाने कितने पैसे दे चुकी हूँ। आप मेरे सारे के सारे पैसे वापस कर दिया कीजिए। मेरी सास की बात सुनकर डॉक्टर जोर से हंसा था और बोला, देखिए, आपका बेटा दिमागी मरीज है, उसे फ़ायदा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बात तो पैसे की है तो आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा। मैं आपकी पहले बहू की नकली रिपोर्ट बनाई थी कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। अगर मैं आपके बेटे की और आपकी यह काली करतूत पुलिस से जाकर बता दूं, तो ज़िंदगी भर जेल की हवा खाते रहना। इसका मतलब मेरी दीदी को मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। तभी तो मेरी दीदी मेरे सपने में आती थी और मुझे इनसे इंसाफ मांगती थी। मैं सबसे पहले उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मैं समझ चुकी थी कि विकास इस पिज़्ज़ा को खिलाकर मुझे मारना चाहता है। ज़रूर पिज़्ज़ा में कुछ मिलाया गया है। मैं पापा को कॉल करके सब बता दी। पापा ने कहा, तुम घबराओ मत बेटा, जल्द से जल्द पुलिस को फ़ौरन फ़ोन करो। मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। मैं जल्दी से पुलिस को फ़ोन की और अपने घर का एड्रेस बता दिया।
थोड़ी ही देर में पुलिस तो हमारे घर पहुंच चुकी थी। मैंने सास और डॉक्टर की रिकॉर्डिंग पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस सबको पकड़ के ले गई थी। मैंने घर से अपनी दीदी की यादों का कुछ सामान समेटा और अपने घर आ गई। अपनी दीदी की तस्वीर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे दीदी मुस्कुरा रही हो। मैं विकास से तलाक ले ली थी और अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई थी। एक बहुत ही अच्छे जॉब करने लगी थी। मेरे माता पिता ने मुझे खुले दिल से अपनाया था। मम्मी बोली, बेटा, ज़िंदगी बिना जीवन साथी के नहीं गुजरती। अगर तुम्हें लगे कि कोई ऐसा है जिसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तो हमें बता देना। मेरी किस्मत में सच्चा प्यार होता तो भगवान उसे मेरे पास ज़रूर भेजते। इस बारे में आपकी क्या राय है? मुझे अपने जीवन में अच्छा प्यार नसीब होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगली कहानी।